हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द हंग्री टाइड, जो कि एक इंडियन राइटर सर अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, हमेशा की तरह मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, और प्लस इसके साथ ही मैं आप लोगों को इस नॉवल के कुछ मेजर कैरेक्टर से भी पहले ही इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये नॉवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस नॉवल का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 2002 से लेकर इसे ईयर 2004 के बीच लिखा गया, और फिर ईयर 2004 में ही इस वर्क को पब्लिश कर दिया गया। यानी ये वर्क अभी काफ़ी फ्रेश है और इसे हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में ही लिखा गया है। फिर इस वर्क का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस नॉवल के अंदर मौजूद स्टोरी को इसे सुंदरबन के आइलैंड में इसे सेट किया गया है बिटवीन द टाइम फ्रेम ऑफ ईयर 1950s टिल ईयर 2000। और अब रही बात इस वर्क के जॉनर की, तो ये वर्क एक्चुअली एक एनवायरमेंटल फिक्शन और प्लस ये एक पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर है। तो एनवायरमेंटल फिक्शन तो इसलिए क्योंकि इस वर्क के थ्रू अमिताभ घोष हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग गरीबी की वजह से और उनके लैक ऑफ अवेयरनेस या नॉलेज की वजह से लोग आज एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इसलिए क्योंकि ये वर्क हमारे देश के आज़ादी के बाद के टाइम पीरियड से डील करता है, जब हमारे देश ने बहुत सारे इवेंट्स को और मैसेकर्स को विटनेस किया था, जैसे कि मोरी झापी के मैसेकर को, जिसके बारे में राइटर इस नॉवल में बात करते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और अब हम चलते हैं इस स्टोरी के कुछ मेजर कैरेक्टर्स की ओर। सुनाओ, इस नॉवल की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है प्याली रॉय, जिसे कि इन शॉर्ट पिया के नाम से भी इस नॉवल में रेफर किया गया है। तो देखिए, प्याली जो है ना, तो ये एक मरीन वाटर बायोलॉजिस्ट यानी एक समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाली एक रिसर्चर होती है, जिनका जन्म वैसे तो कोलकाता में ही हुआ होता है, बट ये यूनाइटेड स्टेट्स में पली बड़ी होती हैं। इसीलिए इन्हें वहाँ का लोकल लैंग्वेज या इन्हें अपना नेटिव लैंग्वेज बंगाली बोलना नहीं आता है। और ये यूएस से वापस कोलकाता सुंदरबन इसलिए आती हैं ताकि ये वहाँ पर पाए जाने वाले एक रेयर स्पीसीज के डॉल्फिन्स पर ये रिसर्च कर सके। फिर इसके बाद इस नॉवल के हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनका नाम है कनई दत्त, जो कि 42 साल के यानी एक 42 ईयर्स के एक वेल्दी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर होते हैं, और वो बेसिकली दिल्ली में ही रहा करते हैं। तो अब कनई दत्त वैसे तो वो प्रोफेशन से एक ट्रांसलेटर होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस या भाषाएं आती हैं, पर इसके साथ ही वो एक बिजनेस को भी ओन करते थे। और इन सब के अलावा वो अभी दिल्ली से कोलकाता इसलिए जा रहे होते हैं ताकि वो अपने एक अंकल जिनका नाम निर्मल बोस होता है, तो वो उनके अंकल के द्वारा पीछे छोड़ गए एक पार्सल या एक नोटबुक के मैटर को सॉल्व करने के लिए वो इतने सालों बाद वापस से वो दिल्ली से कोलकाता जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद इस नॉवल के हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनका नाम है निर्मल बोस, जो कि कन्हई दत्त के ही अंकल होते हैं और नीलिमा बोस के हस्बैंड। तो निर्मल बोस एक्चुअली एक मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल थे, यानी वो कार्ल मार्क्स के थ्योरीज को फॉलो किया करते थे। और इस स्टोरी के शुरू होने से 20 साल पहले ही निर्मल बोस की डेथ हो चुकी है। बट अपने करियर के शुरुआत में ही, यानी जब निर्मल बोस जिंदा थे, तो उस समय वो कोलकाता में एक टीचर हुआ करते थे और वहाँ पर वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। बट फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो कोलकाता से अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट होकर वो सुंदरबन के जंगलों की तरफ चले गए। और फिर ईयर 1970s के दौरान जब मोरी छापी मैसेकर हुआ, तो उसमें भी निर्मल बोस इन्वॉल्व हो गए, जहाँ पर वो लोगों को गाइड करने की कोशिश करते रहे। बट उस मैसेकर के बाद वो अंदर से एकदम टूट गए थे, और फिर कुछ महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर इस स्टोरी की हमारी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनका नाम है नीलिमा बोस, जो कि निर्मल बोस की ही वाइफ होती हैं।
और कन्हई दत्त की आंट। तो नीलिमा बोस भी वो भी काफ़ी हद तक वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की ही फॉलोअर या उसकी शेयरर थी, बट वो गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार थी, अनलाइक हिज हस्बैंड निर्मल बोस। और इसके साथ ही वो जब अपने हस्बैंड के साथ यहाँ सुंदरबन आई ना और यहाँ पर आकर सेटल हो गई, तो धीरे धीरे करके उन्होंने फिर एक लोकल ट्रस्ट भी खोल लिया, ताकि वो वहाँ पर मौजूद बेसहारा लोगों की और वहाँ पर मौजूद बेसहारा औरतों की फ्री में मदद कर सके। और अब उनके हस्बैंड के डेथ के 20 साल बीत चुके हैं, बट अभी तक वो अपने हस्बैंड के शोक से निकल नहीं पाई हैं। और अब फाइनली इस स्टोरी की हमारी आखिरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसका नाम है कुसुम, जो कि कन्हई दत्त की ही बचपन के समय की एक दोस्त हुआ करती थी। यानी कन्हई दत्त जब खुद एक बच्चे थे, तो उस समय कुसुम एक टीनेजर हुआ करती थी, बट फिर भी वो उसे अपना दोस्त समझते थे। और कुसुम कन्हई दत्त के अंकल के यानी वो निर्मल बोस के भी काफ़ी करीब थी, और निर्मल बोस के मन में भी कुसुम के लिए कुछ फीलिंग्स थे। बट फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुसुम ने फिर किसी और से शादी कर ली, और उसका फिर एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम फ़कीर रखा जाता है। बट फिर ईयर 1979 में जब मोरिस झापी रेफ्यूजी मूवमेंट चल रहा होता है, तो उसी दौरान कुसुम की एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है, जिसके बाद कुसुम का बेटा फ़कीर फिर आगे चलकर वो एक मछुआरा या फिशरमैन बन जाता है, और वो फिर मोइना नाम की एक औरत से, जो कि एक ट्रेनी नर्स होती है, तो वो उससे आगे चल के शादी कर लेता है, और उसका खुद का भी एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम वो लोग टुटुल रखते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नॉवल है दी हंग्री टाइड, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि कैनिंग नाम का एक रेलवे स्टेशन, जो कि सुंदरबन फॉरेस्ट या सुंदरबन आइलैंड जाने का एक सबसे नज़दीकी स्टेशन है, तो उस कैनिंग स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए एक ट्रेन में कन्हई दत्त नाम के काफ़ी वेल्दी ट्रांसलेटर, जो कि न्यू दिल्ली से होते हैं, तो उनकी उसी ट्रेन में प्याली रॉय या पिया नाम की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है, जो कि एक मरीन वाटर बायोलॉजिस्ट यानी वो एक समुद्री जीवों पर या मैमल्स पर शोध करने वाली एक रिसर्चर होती है। तो वो दोनों जने ही वो दोनों सुंदरबन के आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें से कन्हई दत्त जो है, तो वो तो अपनी आंट नीलिमा के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके एक गुजर गए अंकल जिनका नाम निर्मल बोस था, तो वो कन्हई दत्त के लिए एक पार्सल छोड़ गए थे, और उसी पार्सल के मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए वो अपनी आंट नीलिमा के घर वो सुंदरबन लूसी बारी आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। और अब वहीं बात कर ले प्याली रॉय की, तो वो सुंदरबन आइलैंड इसलिए जा रही होती हैं ताकि वो इरावदी डॉल्फिन्स नाम के काफ़ी दुर्लभ डॉल्फिन स्पीसीज पर रिसर्च कर सके, जो कि सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं। तो अब कैनिंग स्टेशन पर उतरने से पहले प्याली रॉय और कन्हई दत्त ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा बात करते हैं, और उतरने से पहले कन्हई दत्त प्याली को लूसीबरी आने के लिए भी इनवाइट करते हैं। तो प्याली फिर उनसे ये कहती हैं कि वो उन्हें लूसी बारी में वो उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढेंगी। तो कन्हई दत्त फिर उसे ये एक्सप्लेन करते हैं कि असल में लूसी बारी में उनकी एक आंट नीलिमा का एक काफ़ी जाना माना लोकल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वहाँ के लोगों को फ्री में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, और उनके आंट के सिर्फ नाम के थ्रू ही वो इजीली उन तक लूसी बारी में पहुँच सकती हैं और वो उन्हें विजिट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी आंट वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं। और अब जैसे ही फिर ट्रेन कैनिंग स्टेशन पर पहुँचता है, तो वो दोनों फिर अपने अपने सफ़र के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर कन्हई दत्त तो अपनी आंट नीलिमा के साथ वो स्टेशन से फिर लूसी बारी के लिए निकल जाते हैं नदी के रास्ते को पकड़कर। एंड वाइल ऑन द अदर हैंड प्याली कैनिंग स्टेशन को छोड़ते ही वो तो सबसे पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाकर वो उनसे डॉल्फिन्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक परमिट लेती है, जिसके बाद वो फिर एक फॉरेस्ट गार्ड और एक स्टीम बोट पायलट या एक स्टीम बोट के ड्राइवर के साथ, जिसका नाम मेजदा होता है, तो वो उनके साथ वो अपने रिसर्च के लिए निकल जाती हैं। तो अब देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस नॉवल में ना हमें दो स्टोरीज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक तो कन्हई दत्त के अंकल निर्मल बोस
उसकी आंट नीलिमा और उसकी फ्रेंड कुसुम की स्टोरी होती है, जो कि पोर्ट्रे करता है हमारे ब्लैक हिस्ट्री को, हमारे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड को और मोरिस झापी के मैसेकर को, जिससे कि आज तक हमसे छुपा कर रखा गया। और इस स्टोरी का जो दूसरा प्लॉट है या फिर जो दूसरा पार्ट है, तो वो डील करता है प्याली रॉय के एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न या चिंता को लेकर। तो अब सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कन्हई दत्त और उसके अंकल निर्मल बोस की स्टोरी को। सो नाउ अब लूसी बारी आइलैंड पहुंचने पर कन्हई और उसकी आंट नीलिमा ये दोनों फिर बाबादोन ट्रस्ट नाम के एक बिल्डिंग या उसके एक कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर नीलिमा रहा करती थी। और वहां पर पहुंचकर नीलिमा कन्हई को ये कहती है या उसे ये बताती है कि मोइना नाम की एक औरत जो कि लूसी बारी हॉस्पिटल में अभी एक ट्रेनी नर्स है, तो उसने उन लोगों के लिए खाना बनाकर रखा होगा। और इतना ही नहीं, वो उसे ये भी बताती है कि मोइना नाम की जो औरत है ना, तो वो फ़कीर नाम की एक मछुआरे की या फ़कीर नाम के एक फिशरमैन की वाइफ है। और वो फ़कीर उसकी बचपन की दोस्त यानी वो कन्हई दत्त के बचपन की दोस्त कुसुम का बेटा है। और फिर बाद में कन्हई को जब ये पता चलता है कि उसकी दोस्त कुसुम की बहुत पहले ही मोरिस झापी इंसिडेंट में डेथ हो गई, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। क्योंकि बचपन में जब कन्हई बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो उस समय ही कुसुम एक टीनेजर थी। और वो लोग अक्सर वो दोनों बॉर्न बीबी नाम के एक गॉडेस या देवी के प्ले को परफॉर्म करने के लिए भी वो दोनों एक साथ जाया करते थे। बट फिर एक रात परफॉर्मेंस करके लौटने के बाद होरेन नाम के एक फिशरमैन ने यानी होरेन नाम के एक मछुआरे ने, जो कि उनके अंकल निर्मल बोस के ही एक अच्छे दोस्त थे, तो वो कुसुम की प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी के लिए वो फिर उसे वहां से कहीं दूर लेकर चले गए। जिसके बाद किसी ने भी फिर कुसुम को कई सालों तक लूसी बारी आइलैंड में नहीं देखा। तो अब अपने पास्ट के अपने बचपन के इतने सारे मेमोरीज को याद करने के बाद कन्हई फिर अपने रूम में जाकर वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और फिर कुछ देर तक आराम करने के बाद वो फिर अपने अंकल के रूम में जाकर वो उस पार्सल को या वो उस नोटबुक को देखने लगते हैं, जो कि उसके अंकल निर्मल बोस ने उनके लिए छोड़ गए हैं। तो अब उस पार्सल को या उस पैकेट को खोलने पर पहले तो उन्हें उसमें एक नोटबुक मिलता है, जिसे कि उसके अंकल ने तब लिखा था जब ईयर 1979 में वो मोरिस झापी आइलैंड पर गए हुए थे। तो वही मोरिस झापी आइलैंड के कुछ दिनों के इवेंट्स को उन्होंने उस नोटबुक में लिखा हुआ था। और इसके अलावा कन्हई दत्त को उस पार्सल में उन्हें एक लेटर भी मिलता है, जिसमें कि उनके अंकल उन्हें ये कहते हैं कि जो भी उन्होंने उस नोटबुक में लिखा हुआ है, तो वो कभी भी भुला दिया नहीं जाना चाहिए, यानी उसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। तो अब अगले कई दिनों तक कन्हई दत्त फिर अपने अंकल के नोटबुक को ही वो फिर उन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़ने लगते हैं। और इस नोटबुक को पढ़ते वक्त कन्हई दत्त को फिर दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो पहला तो ये कि आखिर कैसे उनके अंकल निर्मल बोस वो उस मोरिस झापी आइलैंड के रेफ्यूजी वाले मूवमेंट में वो इन्वॉल्व हो गए। और दूसरी चीज़ उन्हें ये पता चलती है कि आखिर कैसे कन्हई दत्त की बचपन की दोस्त कुसुम की डेथ हो गई। तो अब कन्हई दत्त के अंकल यानी निर्मल बोस ने उन्होंने अपने नोटबुक में एक स्टोरी लिखा था, जिसमें कि वो ये बताते हैं कि कैसे जब वो यंग थे, तो उस समय वो एक रिनाउंड मार्क्सिस्ट थे पूरे कैलकाटा में। बट फिर बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने कैलकाटा को छोड़ दिया और वो फिर अपनी वाइफ नीलिमा के साथ वो लूसी बारी आकर सेटल हो गए। जिस दौरान उनकी वाइफ नीलिमा ने धीरे धीरे करके उन्होंने एक ट्रस्ट खड़ा कर लिया, बाबाडोन ट्रस्ट, जहां पर वो लोगों को फ्री में हेल्थ सर्विस और बाकी के सर्विस को प्रोवाइड करती थी। और इसके साथ ही उनके वाइफ ने एक औरतों की संगठन यानी एक वुमेन्स यूनियन को भी डेवलप कर लिया, ताकि वो उन औरतों की भी मदद कर सके जो कि लूसी बारी में विधवा हो गई थी या जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। क्योंकि लूसी बारी आइलैंड में अक्सर जब भी आदमी लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, तो उसमें से कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसीलिए नीलिमा ने इस वुमेन एसोसिएशन को भी डेवलप किया। बट अब इस कहानी में निर्मल बोस फिर आगे हमें ये बताते हैं कि वो जब रिटायर हो गए, तो तब भी वो होरेन नाम के एक मछुआरे की मदद से वो स्कूल को अक्सर विजिट किया करते थे।
और एक दिन जब शाम के समय वो होरेन के साथ ही वो जब लौट रहे थे तो तभी कहीं से तूफान आ जाता है और वो लोग फिर खुद को बचाते बचाते वो मोरिच झापी के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात कुसुम से हुई। तो कुसुम को वहां उस आइलैंड पर देखकर वो दोनों ही फिर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। और कुसुम फिर उन्हें अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसने पहले तो उसने अपनी माँ को ढूंढा, फिर कैसे उसकी शादी हुई और उसका एक बेटा हुआ, और अब कैसे वो सेंट्रल इंडिया से मार्च करते हुए वो यहाँ सुंदरबन आई इस रेफ्यूजी मूवमेंट को ज्वाइन करके। तो अब इस पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद निर्मल बोस फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो भी वहाँ के बच्चों को एडुकेट करेंगे या उन्हें शिक्षा देंगे। मैडम नीलिमा बोस को जब ये पता चलता है तो वो फिर अपने हस्बैंड निर्मल बोस को वो इस चीज़ के लिए मना करती हैं और वो उन्हें इस मूवमेंट से दूर रहने के लिए कहती हैं। बट फिर भी निर्मल बोस छुप छुप कर वो कई महीनों तक इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते रहे। जिसके बाद फिर एक दिन निर्मल बोस को जब ये पता चलता है कि पुलिस उस आइलैंड पर बसे सभी इलीगल रेफ्यूजीज को या वहाँ के माइग्रेंट लोगों को वो स्ट्राइक करने वाली हैं या उन्हें मारने वाली हैं, तो ये सुनकर निर्मल बोस फिर वापस से वो होरेन के साथ मिलकर वो कुसुम को वार्न करने के लिए उस आइलैंड पर जाने लगते हैं। और उसी दौरान जब वो उस आइलैंड पर जा रहे होते हैं तो तब उन्होंने इस नोटबुक को लिखा था। तो अब निर्मल बोस जब उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद वो उसी आइलैंड पर रुक जाते हैं ताकि वो वहां के लोगों को गाइड कर सके। बट होरेन कुसुम के बेटे फोकीर को लेकर वो लूसी बारी के लिए वहां से लौट आते हैं। और उसी दौरान उन्होंने उस नोटबुक को भी कनई दत्त के लिए अपने पास ही रख लिया था। जिसके फिर कुछ हफ्तों बाद यानी फिर ईयर 1979 में मोरिच झापी आइलैंड पर बसे हजारों लोगों को या हजारों रेफ्यूजीज को मार मार कर उन्हें पानी में फेंक दिया गया। और कितनी ही औरतों को खुद पुलिस ने मिलकर उनका बलात्कार किया, जिसमें कि उस समय की गवर्नमेंट भी उसमें ही शामिल थी। इसीलिए इस मैसेकर के बारे में आज भी हमें इंटरनेट पर कोई खास आर्टिकल या ब्लॉग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ की खुद की गवर्नमेंट और पुलिस भी इसमें शामिल थी। तो खैर इस इंसिडेंट के कई हफ्तों बाद निर्मल बोस फिर कैनिंग स्टेशन के पास ही पाए जाते हैं। और वो अब अंदर से इतने टूट गए थे और वो अब अंदर से इतने कंफ्यूज हो गए थे कि जिसके फिर कुछ महीनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। यानी कुसुम की भी उस मैसेकर में डेथ हो गई थी। और अगर आप लोगों को इस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप लोग इस स्क्रीनशॉट में इस डिटेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नॉवल के वन पार्ट ऑफ द स्टोरी को या इसके एक हिस्से को। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर, जो कि डील करता है मरीन बायोलॉजिस्ट प्याली की स्टोरी से और एनवायरनमेंट से। तो नाउ अब प्याली रॉय जब उस फॉरेस्ट गार्ड और उस स्टीम बोट ड्राइवर मेचदा के साथ वो जब ट्रैवल कर रही होती है तो उस दौरान उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि एक तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं इसलिए, और दूसरा ये कि उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा रूड होता है और अनहेल्पिंग टाइप का होता है इसलिए। तो अब इसी तरह से ट्रैवल करते करते या सेल करते करते वो लोग जब फिर एक फिशरमैन या एक मछुआरे के पास पहुंचते हैं तो प्याली ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है या हैरान हो जाती है कि कैसे वो फॉरेस्ट गार्ड उस मछुआरे के एक छोटे से बेटे को डरा धमका कर वो उससे पैसे ऐंठने लगता है या उससे पैसे ले ही लेता है फाइन के नाम पर। तो अब उनकी बोट जब दोबारा शुरू होती है और वो लोग फिर जब आगे बढ़ने लगते हैं तो उसी दौरान प्याली फिर क्या करती है, वो उस मछुआरे को वो कुछ पैसे देने लगती है, जिसकी वजह से वो फिर नाव से फिसल जाती है और वो नदी में गिर जाती है। जिसके बाद वो फिशरमैन फिर तुरंत वो उसे बचा लेता है और वो उसे अपने नाव में चढ़ा लेता है। मगर अब प्याली दोबारा से वो उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो फिर उस फिशरमैन और उसके बेटे के साथ ही रुक जाती है। और वो फॉरेस्ट गार्ड भी वो उसे कुछ नहीं बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। सो नाउ अब वो फिशरमैन जब ये देखता है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बहुत दूर जा चुके हैं तो तब जाकर वो फिर अपने आप को और अपने बेटे को वो प्याली से इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो फिर प्याली को ये बताता है कि उसका नाम फोकिर है और उसके बेटे का नाम तुतुल है।
तो देखिए फ़ोकिर असल में उसी कुसुम का बेटा है जिसकी मौत ईयर 1979 के मैसेकर में हुई थी। बट उस दौरान होरेन ने यानी निर्मल बोस के उस मछुआरे दोस्त होरेन ने इसे बचा लिया था, जिसकी वजह से ये फ़ोकिर भी होरेन की तरह ही एक फिशरमैन या एक मछुआरा बन गया। सो नाउ अब फ़ोकिर प्याली को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। एंड इतना ही नहीं, वो उसके लिए इवन एक प्राइवेट स्पेस भी क्रिएट करता है ताकि प्याली अच्छे से बात ले सके और वो अपने लिए खाना बना सके। और फिर इसके अगले दिन फ़ोकिर फिर प्याली को गोर्जोन तोल्ला नाम के एक आइलैंड के पास लेकर जाता है, जहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स का पूरा एक ग्रुप होता है। और वैसे तो इन दोनों को ही एक दूसरे के लैंग्वेज को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो ज़रूर हो रही थी, बट फिर भी फ़ोकिर प्याली के इशारों से ही वो उसकी बातों को समझ जाता। और रही बात इरावदी डॉल्फिन्स की, तो उन डॉल्फिन्स को देखकर प्याली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो डॉल्फिन्स बहुत ही अनयूजुअल वे में बिहेव कर रहे थे। इसीलिए तब जाकर प्याली को ये रियलाइज़ हुआ कि अभी भी उसे बहुत कुछ इन इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में जानना बाकी है। बट अब फिर अचानक से प्याली जब उस नाव में बैठकर वो जब उन डॉल्फिन्स के ऊपर स्टडी कर रही थी, तो तभी उसका एक हाथ मगरमच्छ के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद वो और फ़ोकिर फिर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब लूसी बारी के लिए वहाँ से सेल करना चाहिए। जिसके बाद लूसी बारी फिर पहुँचने पर प्याली की मुलाकात फिर कनाई दत्त की आंट यानी नीलिमा बोस से होती है। और वो फिर उसे अपने गेस्ट हाउस में रुकने के लिए या ठहरने के लिए वो प्याली को इनवाइट करती हैं। तो अब देखिए इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है। इस स्टोरी के लास्ट में हमें 3 मेजर इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से इसका सबसे पहला मेन इवेंट तो तब होता है जब प्याली और कनाई दत्त ये दोनों जब मोइना और फ़ोकिर के पास जाते हैं, तो प्याली फिर फ़ोकिर से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उसे दोबारा से वो उन डॉल्फिन्स के पास लेकर जाए। बट इस बार कनाई दत्त भी फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे एज अ ट्रांसलेटर, ताकि उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो होरेन जो दूसरे मछुआरे होते हैं या फिशरमैन होते हैं, तो वो भी फिर इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। और ये लोग फिर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि प्याली और कनाई दत्त वो होरेन के शिप में जाएंगे और फ़ोकिर अपनी छोटी सी बोट में वो उन्हें पीछे पीछे फॉलो करेगा। सो अब अगले दिन जब प्याली दोबारा से अपने ट्रिप को शुरू करती हैं, तो इस ट्रिप के दौरान प्याली कनाई दत्त से ये बताती हैं कि फ़ोकिर के साथ काम करना उसके लाइफ का अब तक का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सुनकर कनाई दत्त थोड़ा सा जेलस ज़रूर हो जाते हैं और वो प्याली से ये कहते हैं कि तुम्हारे और फ़ोकिर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्याली स्टार्टिंग में तो वो इस बात पर बिल्कुल ही इनकार करती है और वो उनसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बट बाद में जब वो ये देखती है कि फ़ोकिर भी कुछ गांव वालों के साथ मिलकर वो टाइगर को मारने की कोशिश कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है, तो तब उसे ये लगता है कि शायद कनाई दत्त बिल्कुल सही थे और मुझ में और फ़ोकिर में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इतना ही नहीं, कनाई दत्त फिर प्याली को ये भी समझाते हैं कि देखो, तुम एक रिसर्चर हो या तुम एक एनवायरमेंटलिस्ट हो, इसलिए तुम टाइगर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हो। बट अगर फ़ोकिर और गांव वाले अपने आप को नहीं बचाएंगे तो वो टाइगर उन्हें मारकर वो उन्हें खा जाएगा। इसलिए तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि ये एक नेचुरल साइकिल है या ये एक नेचुरल हैबिटेट है, और इसमें अगर कोई अपने आप को नहीं बचाता है तो दूसरा उसे मारकर खा जाएगा। इसीलिए तुम्हें ये समझना भी यहाँ पर ज़रूरी है। फिर इस स्टोरी का दूसरा मेन इवेंट तो तब होता है जब कनाई दत्त का सामना खुद एक टाइगर से हो जाता है। तो वो उस टाइगर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो जब सबको जाकर ये बताने लगते हैं कि उन्होंने टाइगर देखा है, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है। और इसी चीज़ से फिर फ्रस्ट्रेट होकर कनाई दत्त होरेन से यानी उस मछुआरे से ये कहते हैं कि वो उसे लूसी बारी वापस लेकर चले। तो होरेन जब जाते जाते वो प्याली से ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले दिन वो अपनी नाव लेकर वो वहाँ वापस लौटेंगे। बट जब कनई और होरेन लूसी बारी लौट रहे होते हैं, तो उसी दौरान बीच रास्ते में ही
उन्हें ये पता चलता है कि जल्द ही गोर्जोन तोल्ला आइलैंड पर, यानी जहाँ पर प्याली और फोकी रुके हुए हैं, तो वहाँ पर एक तूफान या एक साइक्लोन आने वाला है। तो ये लोग फिर वापस से ये अपने नाव को घुमाकर ये उनके पास जाते हैं। बट प्याली और फोकीर अगले दिन सुबह तक भी वो नहीं लौटते हैं और वो अपने डॉल्फिन के ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट में ही बिजी होते हैं। इसीलिए कनई दत्त और होरेन लूसी बारी खुद ही वापस लौट जाते हैं, वरना वो खुद उस समय उस साइक्लोन में या वो उस तूफान में फंस जाते। और उसी दौरान जब वो लूसी बारी वापस लौट रहे होते हैं, तो उसी दौरान कनई दत्त के अंकल के द्वारा लिखी गई वो नोटबुक भी वहीं पानी में गिर जाती है। और लूसी बारी पहुंचकर कनई अपने आंट नीलिमा से ये कहता है या वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उस बुक को वो दोबारा से अपनी मेमोरी की मदद से लिख देगा। और अब फाइनली इस स्टोरी का लास्ट में जो इवेंट तो तब होता है जब प्याली और फोकीर वो लोग जब इरावरी डॉल्फिन्स को ट्रैक करने में ही बिजी होते हैं, तो तभी उस दौरान उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि एक साइक्लोन या एक तूफान उनके नज़दीक आ रहा है। और इसीलिए तूफान से बचने के लिए फोकीर क्या करता है, वो उन दोनों को एक साड़ी की मदद से वो उन्हें एक पेड़ के साथ बांध देता है। बट फिर जैसे ही जब हवा का रुख बदल जाता है या जब विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसी वक्त एक भारी सी कोई चीज़ आकर वो फोकीर को आकर क्रश कर देती है या उसे हिट कर देती है। और उसी दौरान फोकीर की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद प्याली को फिर कनई दत्त, होरेन और मोइना आकर वो उसे रेस्क्यू करते हैं। और प्याली फिर उन्हें इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे वो लोग साइक्लोन में फंस गए और कैसे फिर एक हैवी ऑब्जेक्ट लगने की वजह से फोकीर की डेथ हो गई। तो अब 2 हफ्तों तक लूसी बारी में रहने के बाद और मोइना और टुटुल को संभालने के बाद प्याली उनसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही वो वापस दोबारा वहाँ ज़रूर आएगी। और फिर 2 हफ्तों के बाद वो वहाँ पर वापस आकर वो आंट नीलिमा से ये बताती है कि उसे कुछ फंड मिले हैं और वो अब उनके ट्रस्ट के साथ ही काम करना चाहती है। और इसके साथ ही वो उनसे ये भी कहती है कि वो एक कंजर्वेशन प्रोग्राम को भी डेवलप करना चाहती है वहाँ के लोकल फिशरमैन लोगों के साथ मिलकर। और इस कंजर्वेशन प्रोग्राम का नाम वो फोकिर के नाम पर रखना चाहती है। तो इसी पॉइंट पर आकर ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने